की है तूने यहाँ अकेले आकर? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है। तमिल इंडस्ट्री से पैन इंडिया या यूं कहें तो एशिया सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में सेकंड नंबर पर आने वाला एक ऐसा सुपरस्टार जिसे तमिल ही नहीं आती थी, और वो एक तमिलियन नहीं बल्कि एक मराठी था। एपिटोम ऑफ स्टाइल, ट्रेंड लाने वाला इकलौता ऐसा सुपरस्टार जिसके फैंस ने उसे डेमीगॉड मानते हुए उसका मंदिर तक बनवा दिया। और वो यही नहीं रुके, रियल लाइफ तो छोड़ो, रियल लाइफ में भी जब फिल्मों में पहली बार उसे विलन से मार खाते हुए दिखाया गया तो लोगों ने फिल्म मेकर्स तक को कूट दिया और कई सारे थिएटर्स तक जला दिए। 10 पैसे में लोडिंग अनलोडिंग जैसे काम करने से लेकर कारपेंटर, बस कंडक्टर, फिल्मों में आने से पहले उन्होंने घाट घाट का पानी पिया, और फिल्मों में आने के बाद भी शुरुआती दौर में डार्क स्किन कलर होने की वजह से उन्हें मर्डरर, बलात्कारी और कई सारे क्रिमिनल्स वाले रोल ही मिले, और कई बार तो प्रोड्यूसर्स ने काम करवा के उन्हें पैसे भी नहीं दिए। और आज जब उनकी फिल्में रिलीज होती है ना तो सैटरडे संडे को भी बंधुआ मजदूरी कराने वाले कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ताला लटक जाता है, और एम्प्लॉइज के खून पीकर जिंदा रहने वाले मैनेजर्स की विशिष्ट प्रजाति भी मजबूर होकर कहती है कि जाओ जश्न मनाओ, रजनी सर की फिल्म देख कर आओ। एक ऐसा लिविंग लेजेंड जिसे 70 साल की एज में दादा साहेब फाल्के जैसा इतना बड़ा अवार्ड मिला। इसके अलावा 2016 में उसे पद्म विभूषण जैसे इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज ऑफ स्टार में हमने अब तक आपको स्टार, सुपरस्टार, एक्टर इंक्लूडिंग SRK, यस, सलमान खान सबकी जर्नी बताई, लेकिन आज मैं किसी स्टार या सुपरस्टार की जर्नी नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि हर उस लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखता है। और इसमें से मैं खुद को, आपको, हर इस इंसान को देखता हूँ जो गरीबी की जंजीरों को पिघलाकर शमशीर यानी अपनी तलवार बनाना जानता है। इस वीडियो में हम आपको सुपरस्टार्स को भी घर बुलाकर ट्यूशन देने वाले रजनी सर के इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे जो लड़के रजनी सर की इंटरव्यू लेने आई उन्होंने उसी से शादी कर ली, और कैसे महानायक अमिताभ बच्चन की वजह से एक छोटा सा विलन एक मेगा सुपरस्टार बना। और प्रोड्यूसर तो छोड़ो, 2002 में जब इनकी फिल्म बाबा पिट गई तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी 25% पैसा लौटा दिया। और मजे की बात ये रही कि इसी फिल्म को जब दोबारा 2022 में रिलीज किया गया तो ये सुपर हिट साबित हुई। इस वीडियो के लिए हमें 400+ रिक्वेस्ट आए और चैनल के पोल पर 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने रजनी सर पर वीडियो बनाने के लिए कहा। ये एक ट्रिब्यूट वीडियो है जिससे आपको भी इतना कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को सेव कर लेना क्योंकि अब तक की सबसे लंबी और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो प्लीज एंजॉय द वीडियो। 5 डिकेड्स यानी 50 साल से तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और इवन बंगाली इंडस्ट्री में भी अपना डंका बजवा चुके हैं और 170 फिल्में कर चुके रजनीकांत या शिवाजी राव गायकवाड़। एक ये डेमीगॉड मेरी आपकी तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जहाँ इनके बाबूजी रामाजी राव गायकवाड़ सिर्फ एक कांस्टेबल थे, तो 2 भाई और 1 बहन के बाद सबसे छोटे शिवाजी राव का नाम भी उनके मराठी पेरेंट्स ने छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड होकर ही रखा था। और मजे की बात यह थी कि महाराज की तरह रजनीकांत की भी माँ का नाम जीजाबाई ही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब रजनी सर 5-6 साल के थे तभी ही लॉस्ट हिज मदर। बचपन में जब इन्हें विवेकानंद बाल संघ, जो कि रामकिशन मिशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आज भी टैलेंटेड गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उन्हें हमारी भारतीय संस्कृति, कल्चर और गौरवशाली इतिहास भी बताते हैं। विवेकानंद बाल संघ में पढ़ने के साथ साथ शिवाजी राव दूसरी एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट और स्पेशली ड्रामा में भी पार्टिसिपेट किया करते। और जब एक बार इन्हें स्कूल के एक ड्रामा में एकलव्य के एक दोस्त का एक छोटा सा रोल मिलता है, बट ही नेल्ड इट इन दिस कैरेक्टर। एंड लकीली कन्नड़ा के सबसे फेमस कवि DR बेंद्रे भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं, और वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट के अंदर के हिडन टैलेंट को पहचान सकता है। तो उन्होंने भी ड्रामा के बाद छोटे से शिवाजी राव से अलग से भेंट की और उन्होंने कहा कि तू जो कर रहा है उसे कभी मत छोड़ना, तू बहुत आगे जाएगा। इस बात को गांठ बांध के 12th के बाद रजनी सर अपने आर्ट को और भी पॉलिश करने के लिए MGR फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की ठान लेते हैं, लेकिन अगेन फैमिली की बद से बदतर हालात की वजह से उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजते हैं पर दोस्त हम खुद ही चुनते हैं। तो शिवाजी राव की इस जर्नी में उनके कर्ण बनते हैं उनके दोस्त राज बहादुर, और उन्हीं की वजह से वो MGR फिल्म एंड इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले पाते हैं और यहाँ से डिप्लोमा की डिग्री भी लेते हैं। और ऐसा नहीं था कि सुपरस्टार बनने के बाद इन्होंने अपने पुराने दोस्तों को भुला दिया, बल्कि आज भी अपनी फिल्में निपटाने के बाद इन्हीं दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं, और फिर मेंटल फीस से कभी हिमालय तो कभी उत्तराखंड भी चले जाते हैं, और इवन नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे बड़े मंच पर भी अपने दोस्त राज बहादुर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आज इस सुपरस्टार को दुनिया से पहले उनके दोस्त ने पहचाना था। And my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague Raj Bahadur. अब भाई ड्रामा से तो इतने रुपए मिलेंगे नहीं कि दाल रोटी चल जाए, तो इन्होंने बैंगलोर में 10 पैसे पर कूली के काम से लेकर कारपेंटर जो भी और काम मिले सब कुछ किया, और एज अ बस कंडक्टर भी काम किया। बट ही वाज सो मच पैशनेट अबाउट हिज पैशन कि हमेशा लोगों को एंटरटेन किया करते थे। और शायद यही वजह रही कि जब इन्होंने फिल्मों में एंट्री मारी तो इस लेबोरियस स्टार की रियलिस्टिक एक्टिंग से सब मंत्रमुग्ध हो गए। और रजनी सर कहते हैं कि यू वोंट गेट एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क, व्हाट यू गेट विदाउट हार्ड वर्क विल नेवर फ्रुक्टिफाई और फ्रूटफुल। काम के साथ साथ ये हमेशा छोटे मोटे प्ले करते रहते थे, तभी एक दिन तमिल फिल्म मेकर के बाला
बालाचंद्र की नजर इन पर पड़ती है एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज एक्टिंग स्किल्स कि वो कहते हैं कि तू फिल्मों में काम करेगा, लेकिन शिवाजी राव को तो तमिल आती ही नहीं होती, वो तो कन्नड़ा में फिल्म और ड्रामा करते रहते हैं। जी हाँ, तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े मेगा सुपरस्टार को तमिल ही नहीं आती होती। तब के बालाचंद्र इन्हें एक ऑफर देते हैं कि तू तमिल सीख ले, फिर मुझसे मिल। फिर क्या था, इतने सारे चैलेंज के बाद भी ये दिन रात एक करके तमिल सीखते हैं और पहुंच जाते हैं के बालाचंद्र जी के पास। वादे के पक्के बालाचंद्र जी ने अपनी फिल्म अपूर्वा रंगागल में कमल हसन के साथ कास्ट करते हैं और ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म क्रिटिक्स से लेकर लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि ये कॉमर्शियली तो हिट होती ही है, साथ साथ इसे 3 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड भी मिलते हैं। और इसी फिल्म से कमल हसन को थोड़ी पहचान मिलनी भी स्टार्ट हो जाती है और वो आगे चलकर हिंदी में इसी के रीमेक एक नई पहेली पर भी काम करते हैं। और आज भी रजनी सर बालाचंद्र जी की तारीफ करते नहीं थकते और इन्होंने ही शिवाजी राव को स्क्रीन नाम दिया था एज रजनीकांत टू अवॉइड द कंफ्यूजन विद द फेलो एक्टर शिवाजी गणेशन। My entire film journey, the turning point is meeting K. Balachandar. Yeah. He changed my life. 1976 से लेकर 1980 तक रजनी सर की 64 फिल्में आती है, मतलब ऑलमोस्ट हर साल 12 फिल्में, जिसमें से मोंद्रू मुडिचू, बालू, जेनू, अबरागल, 16 वयथिनाइल, बैरवी, मालूम मारूम, प्रिया, धर्म युद्धम, बिल्ला जैसी फिल्में हिट या ब्लॉकबस्टर साबित होती हैं। लेकिन 76 से लेकर 77 तक डार्क स्किन होने की वजह से इन्हें फिल्मों में कभी अपराधी, कभी बलात्कारी तो कभी क्रिमिनल जैसे एंटोगनिस्ट कैरेक्टर प्ले करने पड़ते हैं। और यही वो टाइम होता है कि जब कई सारे प्रोड्यूसर्स इन्हें काम करवा के पैसे मांगने पर भगा देते हैं। 1970 में जब फिल्म आती है बैरवी, तो ये कलेक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ फोड़ डालती है और पहली बार प्लाजा थिएटर में रजनी सर का 35 फुट का कटआउट भी लगाया जाता है। इस फिल्म से उन्होंने रेसिस्ट फिल्म मेकर के मुंह पर एक जोरदार झापड़ लगाया जो कहते थे कि हीरो कभी भी डार्क स्किन वाला नहीं हो सकता। और इस फिल्म के बाद ही रजनी सर ने मार्केट से इस मिथ को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिसका फायदा विजयकांत जैसे दूसरे डार्क स्किन वाले एक्टर्स को भी हुआ। और 1978 में ही पहली बार इन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म अमर अकबर एंथनी की भी रीमेक की एज शंकर सलीम साइमन और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। रजनी सर ने हमेशा से ही अमिताभ बच्चन को अपना रोल मॉडल बताया और कई बार मीडिया के सामने उनके पांव भी छुए। As I told many times, Amit ji is my inspiration, he is my role model, he is my guru. हाँ, लेकिन एक बार जब इन्होंने योगी जी के पांव छुए तो बवाल मच गया और कुछ लोगों ने इन्हें ट्रोल करने की कोशिश भी की, लेकिन थलाइवा स्टार्स के फैंस ने जब इनकी पुंगी बजानी स्टार्ट की तो सब चुप हो गए। भाई, आप इनके स्टारडम का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि मदुरई में लिटरली लोगों ने इनका मंदिर तक बना रखा है और ऐसा ट्रिब्यूट आई डोंट थिंक सो किसी और एक्टर या सुपरस्टार को नसीब हुआ है और शायद होगा भी नहीं। इवन साउथ के फिल्म मेकर्स कभी भी रजनी सर को विलन या बुरी तरह से मार खाते हुए नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब एक बार ऐसा हुआ था तो लोगों ने मेकर्स की भी सुताई कर दी थी और थिएटर्स तक जला दिए थे। इवन 90s में रजनी सर की फिल्मों में थिएटर्स में कॉइन तक कैरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोग इनके स्टाइल और डायलॉग से इतने इंप्रेस्ड हो जाते थे कि सिक्का उछाल उछाल के थिएटर्स के स्क्रीन तक फाड़ दिया करते थे। क्यों हिला डाला ना। और आज भी रजनी सर अपने इनकम का आधा हिस्सा यानी 50% फिलैंथ्रोपी के नेक काम के लिए डोनेट कर दिया करते हैं, जिसमें से आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन, फ्री फूड फॉर नीडी जैसे इनिशिएटिव्स भी शामिल है। और अनलाइक दूसरे स्टार्स के फैन जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली गलौज और मारा पीटी करने में लगे होते हैं, वो इनके फैंस इनकी तरह काफी जनरस, बोले तो काइंड हार्टेड लोग हैं जिनका अपना खुद का चैरिटी फोरम भी है। 1980 में आई फिल्म बिल्ला, जिसे रजनीकांत को तमिल इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म बिग बी की डॉन की ऑफिशियल रीमेक थी। इस फिल्म के हिट होने के बाद ही रजनी सर ने बिग बी की कई सारी फिल्मों के रीमेक पर काम किया और अपने स्वैग और स्टाइल के तड़के से पब्लिक को एक अलग ही कंटेंट सर्व किया, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 1981 से लेकर 1985 तक अगेन इन्होंने बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से 49 फिल्में कर डाली। मतलब भाई, आई कैन इजिली इमेजिन कि 25-30 मिनट की वीडियो बनाने में हमारी फट के हाथ में आ जाती है और एक साल में 10-12 फिल्में कर लेना, ऐसा रजनी सर ही कर सकते हैं। और इसीलिए इनकी फिल्मों के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस तक बंद हो जाते हैं और चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर पूरी तरह से फिल्मी माहौल में होता है और लोग इनकी फिल्मों को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हैं। फिल्मों से याद है, रजनी सर ने अपनी लाइफ पार्टनर भी काफी फिल्मी अंदाज में चूज किया था। जब रजनी सर की वाइफ लता रंगाचारी, जो कि इतिराजा कॉलेज से कॉलेज मैगजीन के लिए रजनी सर का इंटरव्यू लेने आई थी, तो ये इतने सारे हीरोइंस को छोड़ के लता जी की इनोसेंट स्माइल पे दिल ले बैठे थे। एंड 1981 में आफ्टर मैरिज टुगेदर दे स्टार्टेड अ न्यू जर्नी ऑफ देयर लाइफ। अब वैसे तो इंडिया के एक वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। अब वो कौन है वो आप हमें कमेंट में बताना। 81 से 85 तक रजनी सर की थिल्ली मुल्लू, गर्जना, पोकिरी राजा, रंगा, मोदुरु मुगम, पविल पुली जैसी फिल्मों से रजनीकांत तमिल सिनेमा को सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देते हैं, जिसमें से 1981 में आई THEE थी, जो कि बिग बी के दीवार की रीमेक होती है। तो वही 1985 में आई पटिका द वन खुद्दार की। अपने आप को जला देने के बाद और अपना खून पसीना एक कर देने के बाद भी रजनी सर कहते हैं कि मिरेकल्स डू हैपन। Ladies and gentlemen, good evening. Many people don't believe miracle. Miracles do happen. See, the ordinary bus conductor sharing a desk with the greatest living legends is a miracle.
miracles do happen. 1983 ही वो साल होता है जब तमिल सिनेमा का एक सुपरस्टार हिंदी सिनेमा में डेब्यू करता है विद इस फिल्म अंधा कानून। और इस फिल्म में उनके साथ उनके रोल मॉडल बिग बी के अलावा श्रीदेवी, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी जैसे वेटरन कलाकार भी होते हैं। इस फिल्म में नए एक्टर रजनीकांत का स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है और फिल्मी दुनिया में हर जगह इनकी बातें होने लगती हैं। लोगों का इनका नाम तो याद नहीं रहता है, लेकिन लोग ये बात जरूर कहते हैं कि अरे वो साउथ वाला एक्टर है ना, क्या फाड़ू एक्शन करता है। लेकिन रजनीकांत को जिस भी फिल्म मेकर्स ने शुरुआत में काम करवा के पैसे नहीं दिए थे, उन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद उनको कभी डिफेम तो नहीं किया, इवन उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन दोबारा कभी भी उनके साथ काम नहीं किया। इसके अलावा जॉन जानी जनार्दन, बेवफाई, खुद्दार के रिमेक पट्टी कादवन भी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुई और हिंदी सिनेमा में भी इन्हें रैपिडली सुपरस्टार का दर्जा भी मिला। तो हमारे घर जरूर आना। आऊंगा, जरूर आऊंगा, सर के बल चल के आऊंगा। जॉनी क्या कह रहा है? वो पूछता है हम दोनों तन्हाई में कब मिलेंगे, एक दूसरे के करीब कब आएंगे। जॉनी से कह दीजिए कल शाम को 6 बजे झील के किनारे मिलेंगे। अब वैसे तो वीडियो अपने टाइम के 3 सुपरस्टार SRK, आमिर और सलमान खान को अब तक हम एक फिल्म में नहीं देख पाए हैं, लेकिन 1985 में आई प्रयागराज की गिरफ्तारी वो फिल्म रही जिसमें उस टाइम के 3 सुपरस्टार एंग्री यंग मैन यानी बिग बी, ओल्ग नयनेन यानी कमल हसन और थलाइवा यानी रजनी सर तीनों इस फिल्म में स्क्रीन शेयर किए और इस फिल्म ने 1985 में 32 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसे आज के टाइम पर आप 800 से 1000 करोड़ कंसिडर कर सकते हो। मेरी मौत की ख्वाहिश रखने वालों के लिए जिंदा होकर मैं उनके लिए मौत बन जाया करता हूँ। मेरे भाई को खोलो। भैया, तुम्हारी मौत की खबर सुन के माँ को बहुत सदमा हुआ और उस साले रंजित ने उन्हें मारा। 1986 से 1990 तक रजनी सर की तमिल और हिंदी सिनेमा में मिला के लगभग 31 फिल्में आती है और 1986 में भगवान दादा ही वो फिल्म होती है जिसमें ऋतिक रोशन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हैं और फिल्म 14 करोड़ का कलेक्शन करती है और फ्लॉप साबित हो जाती है। ये क्या? उल्लू भागता है और कहा तुझे मार लगी है? अरे बापू, उल्लू तो है उल्लू। राय का पाठ बनाना तो उसकी आदत है। ये है वो मार, मैंने पट्टी बांध ली। लो केला खाओ। गोविंदा, तुझे जरा सा भी कुछ। अब गुरु ऋतिक इस टाइम पर सिर्फ 12 साल के होते हैं और छोटे से सीन में भी वो बार बार गलतियां करते हैं, लेकिन अपने रजनी सर बच्चे का मोरल डाउन ना हो इसलिए जितनी बार ऋतिक गलतियां करते हैं उतनी बार रजनी सर कहते हैं कि अरे नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई है। भगवान दादा के टाइम पे एक बात मुझे बहुत याद है कि जब भी एक टेक के दौरान आई यूज्ड टू मेक अ मिस्टेक इन द डायलॉग, तो वो कुछ करके जब कट होता था, जब द डायरेक्टर हु वाज माय ग्रैंडफादर जे ओम प्रकाश ओम जी, when he used to cut the shot because of my fault, Rajni sir used to say sorry yaar, you know I made a mistake, sorry। तो इसके बाद असली नकली, दोस्ती दुश्मनी, मनीथन, उत्तर दक्षिण, गुरु शिष्य, राजा दी राजा और मई पिलाई जैसी फिल्में भी भाई पानी में आग लगा देती हैं और उसके बाद ही रजनी सर को मिनिमम गारंटी स्टार का भी टैग मिलता है। मतलब जो भी फिल्म अगर चाहे हिंदी हो या तेलुगु या फिर तमिल, इन पर पैसे लगाता है झोली भर के जाता है। अब वैसे तो रजनी सर ने तेलुगु सिनेमा में 16-17 फिल्में की और कन्नड़ा में भी और बांग्ला में भी एक फिल्म भाग्य विधाता की, लेकिन कभी अपनी मदर टंग मराठी में काम नहीं कर पाए। मेरा मराठी पिक्चरला एक काम करा एक बार मुझे एक चान्स एक आला, बट मला एक इष्ट है मराठी पिक्चर काम। अब भाई मराठी सिनेमा में अगर रजनी सर एंट्री करेंगे तो मराठी सिनेमा का भी मान काफी बढ़ेगा। 1990 से लेकर 2000 तक रजनी सर बिकम अ ब्रांड और भाई जहाँ हीरो हीरोइंस लोगों का नाखून भी उखड़ जाए तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वही एक इकलौते सुपरस्टार है जिन्हें नोज सर्जरी, फोरहेड सर्जरी, चिन सर्जरी या फिर हेयर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं। मतलब ये कहते हैं कि मैं जैसा है वैसा ही कैमरे के सामने आएगा और यही वो दौर रहा जब बॉलीवुड और तमिल सिनेमा में भी कई सारे नए सितारे, जिसमें तमिल सिनेमा में थलापति और बॉलीवुड में SRK जैसे सुपरस्टार भी आगे चलकर रजनी सर के स्टारडम के बराबर फेम और शोहरत नहीं कमा पाए। बॉलीवुड के सबसे हार्ड वर्किंग इंसान अक्षय हो या फिर बिजनेसमैन शाहरुख खान, सभी ने हमेशा ही रजनी सर के बारे में रिस्पेक्ट से बात की और SRK ने तो चेन्नई एक्सप्रेस में थलाइवा को ट्रिब्यूट देने के लिए लुंगी डांस जैसा गाना तक ऐड करवा दिया। Hi Deepika, you acted with 2 superstars, Shah Rukh Khan and Rajnikant. Who's the best? And could you tell what the experience with acted in experience with? See, if you compare like this, then she's only worked with one superstar, Rajni sir. There is no other story. 1990 से लेकर 2000 तक रजनी सर के पन्नाकरण, धर्मदुराई, खून का कच, फूल बने अंगारे, थलपति मनन, अनामलाई, यजमन, बासा, मुतु पड़ियापा जैसी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों तो भाई इन्होंने ऐसी देनी स्टार्ट की जैसे मुर्गी सोने के अंडे देती है, जिसमें से फूल बने अंगारे और इंसानियत का देवता ही ऐसी फिल्में थी जो हफ्ते में 3-4 बार किसी न किसी चैनल पर देखने को मिल ही जाती थी और इन्हीं फिल्मों ने चैनल को भी खूब TRP दिलाई। लेकिन इन सारी फिल्मों में रजनी सर ने साइड रोल प्ले किया और मणिरत्नम की थलपति जो कि महाभारत पर बेस्ड थी उसे भी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और 1993 में रजनी सर
सर ने पहली बार वाली फिल्म के लिए स्क्रीन राइटिंग की, लेकिन फिल्म पिट गई। मैं कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलेगा। अच्छा அண்ணா என்னண்ணா அப்படியே வச்சுட்டீங்க, ஒன்னும் சாப்பிடவே இல்ல? தமிழ் बोलता जी, मद्रासी जी, तमिल बोलता साबिड़गा अभी बोलो। विशंबर प्रसाद जी, विशंबर प्रसाद फ्रॉड जी। अच्छा। और 1995 में आई बासाही वो पहली तमिल फिल्म रही जिसके बाद पहली बार किसी फिल्म स्टार को डेमी गॉड का स्टेटस मिला। फिर 96 में आई मुथु को जापानीज में भी डब किया गया और फिल्म ने 1.6 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया। और इसके बाद से ही जापानीज पीपल वे आर ऑब्सेस्ड विद द इंडियन सिनेमा, आई मीन साउथ सिनेमा। और इसके बाद ही जूनियर एनटीआर, थलापति, रामचरण और धनुष जैसे एक्टर्स लोगों को भी जापान में खूब प्यार मिला और जापानीज टीवी पर एवरीडे साउथ फिल्में टेलीकास्ट होने लगी। और जहाँ जापानीज लोगों ने रामचरण के नाम का बिस्किट ब्रांड लॉन्च किया तो वही जूनियर एनटीआर के ऊपर तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म तक बना दी। इवन 1996 ही वो टाइम रहा जब रजनी सर ने जयललिता के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इवन गॉड कांट सेव तमिलनाडु इफ जयललिता रिटर्न्स टू पावर। फिर क्या था, रजनीकांत जैसे सुपरस्टार कुछ कहे और पब्लिक उसे अनसुना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। और इसीलिए जयललिता जी की सरकार गिर गई। उसके बाद कई लोगों ने रजनी सर को पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की भी हिदायत दी कि अगर तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे तो ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका। लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की और अपने फिल्मी करियर पर ही ध्यान दिया। सुपरस्टार रजनीकांत कहते हैं कि व्हेन डिजायर एंड्स पीस बिगिंस एंड ही इज वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एज वेल। और मेरी तरह रजनी सर भी महादेव के बहुत बड़े डिवोटी हैं और इसलिए उन्होंने 25 फिल्मों में एज अ शिवा नाम के कैरेक्टर को प्ले किया। लेकिन रजनी सर की किसी भी फिल्म की किसी भी हीरोइन ने शिवा बोलने में आलिया भट्ट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। मस्त जोक मारा। वैसे आपको शायद ही पता होगा कि रजनीकांत ही इकलौते ऐसे एक्टर है जिनके बारे में सीबीएसई वालों ने इनकी जर्नी को अपने सिलेबस में भी इंक्लूड किया और जिसका टाइटल रखा फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार। 2002 से लेकर 2005 तक रजनी सर ने 3 साल का ब्रेक भी लिया और उसके बाद ही उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में करने से थोड़ा सा ब्रेक भी लिया और अब जाकर उनकी हर साल 1 या 2 फिल्में आने लगी। क्या आपको पता है कि रजनी सर को थलाइवा स्टार क्यों कहते हैं? दरअसल इस वर्ड का मतलब होता है बॉस या लीडर। और सुपरस्टार रजनी सर की उनकी फाड़ू एक्शन सीक्वेंस, उनके यूनिक स्टाइल और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के अलावा ये कभी भी टाइप कास्ट के शिकार नहीं हुए। और जहां आज लोगों ने हीरो के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हीरो शुड बी वेरी हैंडसम एंड गुड लुकिंग, उसके डोले सोले पेट में 6-8 बिस्कुट होने चाहिए, भले ही उसके लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शन ठुकवाने पड़े या सिंथॉल के। लेकिन भाई एक्टिंग स्किल्स का क्या? अरे वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि होल्ड माय सिग्गी और ये सारे स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक कर दिया। 2002 से लेकर 2010 तक रजनी सर ने लास्ट 2 डिकेड के अकॉर्डिंग फिल्में करना थोड़ा सा कम कर दिया और इस 8 साल में उनकी सिर्फ 8 फिल्में ही आई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यही वो टाइम रहा जब सुपरस्टार रजनीकांत सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपनी पहचान बनाने में भी सफल हुए और तमिल सिनेमा में पहली बार किसी की फिल्म ने IMDb पर वर्ल्ड टॉप 50 मूवीज की लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। 2002 में फिल्म आती है बाबा जिसमें रजनी सर के साथ मनीषा कोइराला जी भी होती है और पहली बार ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। लेकिन अपने जनरस सुपरस्टार रजनी सर प्रोड्यूसर तो छोड़ो, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी 25% पैसा लौटा देते हैं। और मजे की बात ये होती है कि जब 20 साल बाद यानी 2022 में जब इसी फिल्म को रिक्रिएट किया जाता है और रेटिंग में और क्लाइमेक्स में थोड़े से चेंजेस के बाद जब फिल्म आती है तो ये सुपर हिट साबित होती है। 2005 में हम सबकी फेवरेट फिल्म आती है चंद्रमुखी जिसमें रजनीकांत के अलावा ज्योतिका, सोनू सूद भी होते हैं और 19 करोड़ की कॉमेडी हॉरर फिल्म 90 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन करती है। और बंगाली में इसकी रीमेक की जाती है राजमहल और 2007 में खिलाड़ी कुमार भी इसकी रीमेक भूल भुलैया पर काम करते हैं। एंड द आयरनी इज कि लोग भूल भुलैया को याद रखते हैं और चंद्रमुखी को भूल जाते हैं। देखो अपनी पत्नी को जो पूरी तरह चंद्रमुखी बनी हुई है, चंद्रमुखी को फिल्म फेयर साउथ, तमिलनाडु स्टेट जैसे कई सारे और भी अवार्ड्स मिलते हैं। 2 साल के ब्रेक के बाद 2007 में जब रजनी सर की फिल्म आती है शिवाजी द बॉस जो उनके लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली होती है जिसके डायरेक्टर और राइटर दोनों एस शंकर जी होते हैं। हाँ, ये वही है जिन्होंने एक दिन के सीएम वाली नायक दी थी और इसके अलावा गरुड़ पुराण में अलग से सजा वाली अन्नियन यानी हिंदी में बोले तो अपरिचित भी इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। कौन सी बात का मेल नहीं बैठ रहा? छोड़िए ना, कह दूंगी तो बुरा लगेगा। I want to see the manager. I am the manager. चल पूछा। दुख तो नहीं बताने से भी होगा, कोई परवाह नहीं, बोल दो। हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो,
हम दोनों में कोई मेल। इस फिल्म का यही सीन देखने के बाद मेरे कल्लू दोस्त करीम काला की आज तक हिम्मत नहीं हुई अपनी क्रश रूपमती को प्रपोज करने की। वेल टॉपिक पे आते हैं, इस फिल्म का वो मीम क्यों हिला डाला ना, रजनीकांत से भी ज्यादा फेमस हुआ और 60 करोड़ की फिल्म ने 160 करोड़ का कलेक्शन किया। और जहां मेकर्स उस टाइम पर 50 करोड़ की फिल्म बनाने में भी 10 बार सोचते थे, तो वहीं 2007 में इस फिल्म में 60 करोड़ फूक दिया गया था। ये 2007 की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्मों में से भी एक थी। और यही वो टाइम रहा जब सुपरस्टार रजनी सर को लोगों ने थलाइवा स्टार यानी लीडर या बॉस कह के बुलाना स्टार्ट किया। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, एक्शन, साइंस फिक्शन, कोई भी ऐसा जॉनर ही नहीं है जिसे रजनी सर ने ट्राई न किया हो। 2008 में फिल्म आती है पी वासु की कुसलन, जो कि ओपनिंग टू थग्स ऑफ हिंदुस्तान या अधिपुरुष जैसी लेती है और इन्हीं फिल्मों की तरह पवेलियन भी लौट जाती है और 15 करोड़ की बजट सिर्फ 8 करोड़ का कलेक्शन कर पाती है। और उसी साल ही कथा नायक अडू भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो जाती है और उस फिल्म के भी डायरेक्टर पी वासु ही होते हैं। फिर 2 साल के ब्रेक के बाद 1 अक्टूबर 2010 को एक फिल्म नहीं बल्कि आंधी आती है, जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपना भौकाल कायम करती है। और अगेन इस फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर जी ही होते हैं। अरे मैं इथरन यानी रोबोट की बात कर रहा हूँ। और 132 करोड़ की ये फिल्म 320 करोड़ का मैसिव कलेक्शन करती है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस फिल्म के लिए भी रजनी सर और ऐश्वर्या जी पहली चॉइस नहीं होते, बल्कि ये फिल्म तो प्रीटी जिंटा और कमल हसन को ऑफर हुई होती है। आर यू कॉमेडी मी? और यही नहीं बल्कि एस शंकर इस फिल्म के लिए एसआरके और प्रियंका चोपड़ा को भी ये रोल ऑफर किए होते हैं। लेकिन एसआरके को ये फिल्म 1 गो में बनानी होती है, तो मुझे एस शंकर को इस फिल्म के लिए कोई हरी नहीं होती। और फाइनली ये फिल्म ऐश्वर्या जी और रजनी सर को मिलती है एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड रजनी सर भाई इतने जॉली एंड फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन है कि भाई वो अपना खुद का मजाक उड़ाने से भी नहीं झिझकते। ऐश्वर्या राय हीरोइन, ऐश्वर्या राय हीरोइन, अरे यार कमाल का लड़की यार, फैंटास्टिक। ऐश्वर्या राय हीरोइन, हाँ। हीरो कौन? मैं हीरो। से तुम हीरो? बच्चे लोग साथ में आए थे, डैडी यस ही इज हीरो, डैडी ही इज हीरो। Then 10 minutes he was there. He didn't speak single word. He was staring. और रोबोट ही वो तमिल फिल्म होती है जो IMDb पर वर्ल्ड वाइड टॉप 50 फिल्मों में पहली बार अपनी जगह बनाती है। इवन जब एसआरके के रावण के एक सीन में जीवन चिट्टी से मिलता है तो लगता है कि भाई फ्यूचर में इनका एक यूनिवर्स तो जरूर होगा। लेकिन रावण गंदी तरह से पिटने की वजह से एसआरके ये आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। और जहां भाई एंडोर्समेंट या एडवर्टीजमेंट करके एसआरके, बिग बी, अक्षय, आमिर और इवन दूसरे बड़े स्टार से लेकर यूट्यूबर लोग भी खूब पैसा छापते हैं। और अगर एड गुटखा, दारू, बीड़ी, गांजा, सॉरी वो तो इलीगल है, या फिर बेटिंग एप्स की होती है तो इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं। लेकिन अनलाइक अदर स्टार्स, रजनीकांत ने अपने 50 ईयर के लंबे करियर में एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं किया। इवन यही नहीं, उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति और बिग बॉस जैसे छपरी शो को भी करोड़ों रुपए के अगेंस्ट होस्ट करने से इनकार कर दिया। हर साल 12 से 15 फिल्में निपटा देने वाले सुपरस्टार 2011 से लेकर 2015 तक सिर्फ 3 फिल्मों पर काम करते हैं और उसमें से भी एक कैमियो ही होती है। और उनमें से रावण ही वो फिल्म होती है जिसमें रजनी सर का कैमियो भी होता है। 2011 वो टाइम होता है जब सुपरस्टार रजनीकांत भी 200 करोड़ के डेट के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि 2014 में एक फिल्म आती है कोचा डायन, सॉरी अगर मैंने मिस प्रोनाउंस किया हो तो, और ये 125 करोड़ की पहली ऐसी इंडियन फिल्म होती है जिसमें फोटो रियलिस्टिक मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और फिल्म को डायरेक्ट भी रजनी सर की बेटी सौंदर्या रजनीकांत ही करती है। लेकिन 125 करोड़ की ये फिल्म गंदी पिटती है। अब भैया इस फिल्म के तो 3-4 प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन जब फिल्म पिट जाती है तो सब पतली गली से निकल जाते हैं। और जब ऑस्ट्रेलियन कंपनी $7 मिलियन का बिल इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर इरोस इंटरनेशनल पर फाड़ती है तो वो भी हाथ खड़े कर लेते। और ऑस्ट्रेलियन कोर्ट भी ये वर्डिक्ट सुनाती है कि लायबिलिटी इरोस इंटरनेशनल की नहीं बल्कि रजनी सर की बेटी सौंदर्या रजनीकांत की ही है। अपनी बेटी को फॉरेन कोर्ट के चक्कर में फंसा देख रजनी सर मान लेते हैं कि ये सारा डेट मेरा ही है। लेकिन बात यही थोड़ी ना खत्म होती है, बल्कि उसी साल आई लिंगा भी बुरी तरह से पिट जाती है और फिल्म के प्रोड्यूसर रॉकलाइन वेंकटेश की पूरी जिम्मेदारी होते हुए भी वो एक पैसा पे नहीं करते हैं। और फिल्म फ्लॉप होने पर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर की मदद करना ही रजनी सर के गले की हड्डी बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि सीधे बनो पर इतना नहीं कि दुनिया काट के निकल जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट रजनी सर की वाइफ पर भी पैसे के मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगते हैं और वो रैंडमली कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर देती है जिससे इस डेट में 10-12 करोड़ का और भी एडिशन हो जाता है। और इस टाइम पर जहाँ रजनी सर फ्लॉप दे रहे होते हैं तो वहीं अजीत और विजय थलापति सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर। तभी 2016 में प्रिय रंजीत की फिल्म आती है कबाली और इस फिल्म में रजनी सर के साथ राधिका आप्टे, विंस्टन चौ, धनसिका भी होती है और लगभग 100 करोड़ की यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 650 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन करती है। और लोगों को अच्छे समझ में आ जाता है कि शेर बुढ़ा जरूर हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। और इस फिल्म के लिए रजनी सर को 35 करोड़ की फीस भी मिलती है। इसके बाद 2017 में फिल्म आती है सिनेमा वीरन और इस फिल्म के प्रोड्यूसर को
कोई और नहीं बल्कि रजनीकांत के सन इन लॉ धनुष होते हैं। तो वही इस फिल्म के डायरेक्टर उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत। वैसे आप शायद ही जानते होंगे कि साउथ म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह अनिरुद्ध रविचंद्रन भी रजनी सर की वाइफ के भाई के बेटे हैं। 2018 ही वो साल होता है जब पब्लिक को फिर रजनीकांत का स्टारडम और पावर देखने को मिलता है और इसी साल उनकी काला और रोबोट 2 जैसी फिल्में भी आती है और काला जहाँ हिट साबित होती है, अरे मेरा मतलब काला फिल्म हिट साबित होती है और रोबोट 2.0 ब्लॉकबस्टर। अगेन काला को डायरेक्ट करते हैं पीए रंजीत, तो 2.0 का रजनी सर के लिए सबसे लकी एस शंकर और 2.0 वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ का कलेक्शन करती है और पहली बार अक्षय कुमार का पक्षी राज वाला एंटोगनिस्ट कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर मुझे अंदर से हिला के रख देता है और मुझे भी मोबाइल यूज करने में गिल्ट फील होने लगता है। पर लेकिन हरामी मनसाला माने कैसे? और खिलाड़ी कुमार रजनी सर के बारे में क्या कहते हैं वो आप खुद ही देख लो। सब मेरे हिसाब से रजनी साहब सुपरस्टार नहीं हैं। मेरे हिसाब से रजनी साहब पूरे गैलेक्सी हैं। फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था बाबा और वो फिल्म थोड़ी चली नहीं थी और मुझे अभी भी याद है मैंने पढ़ा था कि इन्होंने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को बुला के उनके पैसे वापस किए। और इस फिल्म के एक नहीं बल्कि 4 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसमें लाइका धर्मा एनवीआर और एए फिल्म्स भी शामिल होती है। मतलब कहते हैं ना वीडियो की 70 साल की एज में सिर्फ केएफसी की शुरुआत नहीं हो सकती। अपने ऊपर इतना बड़ा डेट होने के बावजूद भी इन फैंटास्टिक फिल्मों को करके रजनी सर अपनी और अपनी फैमिली दोनों को सेव कर लेते हैं। 2017 से 18 के टाइम पर लाइक अदर साउथ स्टार रजनीकांत भी पॉलिटिक्स में एंटर होने की सोचते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि भाई पॉलिटिक्स के गंदे खेल में मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए एंड इवेंचुअली टुक बैक हिज स्टेप्स। रजनी सर कोई ईद पे आता है, कोई दिवाली पे आता है, कोई क्रिसमस पे आता है, लेकिन पिछले दिनों एक खबर आई थी कि आपकी फिल्म जब रिलीज होती है तो उस दिन त्योहार बन जाता है। इस कॉम्प्लीमेंट को कैसे लेते हैं रजनी सर? The day you come, sir, it becomes a festival on its own. It doesn't matter whether it's Eid or Diwali. By God's grace, my fans, they make great. Thank you. तो प्राउड फील हुआ ना थलाइवा फैन होने पे? चलो आगे बताता हूँ। अब वैसे तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन फ्लॉप से बेटा अच्छी फिल्में भी 10 बार सोच के साइन करता है और इसलिए 2019 में आई कार्तिक सुबराज की पेट्टा हो या फिर 2020 में आई मुर्गा दोस्त की दरबार, दोनों ही फिल्में 250 करोड़ प्लस का कलेक्शन करती हैं और सुपर हिट साबित होती हैं। लेकिन अगेन फ्लॉप्स का साया रजनी सर का पीछा नहीं छोड़ती है। 2021 में आई फिल्म अन्नाथे, जिसके डायरेक्टर भी शिवा होते हैं, राइटर भी शिवा होते हैं और एक्टर भी शिवा यानी अपने रजनीकांती होते हैं। इस फिल्म में रजनी सर के अलावा कीर्ति सुरेश, जगपति बाबू जैसे मंजे हुए कलाकार भी होते हैं, लेकिन फिर भी फिल्म पिट जाती है, लेकिन बजट रिकवर कर लेती है। पिछले ही साल 2023 में आई थी फिल्म जेलर, जो ऑलमोस्ट 650 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म को लेकर भी एक काफी दिलचस्प किस्सा है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर बाबू होते हैं दूसरों से हटके अपने स्टाइल में काम करने वाले नेल्सन दिलीप कुमार, लेकिन थलापति के साथ उनकी पिछली फिल्म बीस्ट मेकर्स के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पाती। दरअसल मेकर्स चाहते हैं कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो, बट ऐसा हो नहीं पाता। तो जेलर के डिस्ट्रीब्यूटर भी रजनी सर को फोन करके बोलते हैं कि आप डायरेक्टर चेंज कर लो, बट रजनीकांत शोध फेथ और नेल्सन और ये दाव भी बिल्कुल सही बैठता है और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फर्स्ट हाफ में फिल्म की कहानी मुझे एज यूजुअल ठीक ठाक लगती है, लेकिन असली कांड तो सेकंड हाफ में होता है। इस फिल्म में रजनी सर के अलावा मोहनलाल, शिवा राजकुमार और जेकी श्रॉफ जैसे पुराने चावल भी होते हैं और क्या धांसू परफॉर्मेंस देते हैं लोग, मतलब माइंड ब्लोइंग। और इस फिल्म के लिए वैसे तो रजनी सर को 110 करोड़ की फीस मिली होती है, लेकिन फिल्म की सफलता के बाद 100 करोड़ का एक्स्ट्रा चेक भी इन्हें मिलता है। और अभी फरवरी में आई लाल सलाम के लिए तो भाई ये 30-35 मिनट के एक्सटेंडेड कैमियो के लिए 40 करोड़ चार्ज कर लेते हैं। मतलब 1 मिनट की फीस 1 करोड़ से भी ज्यादा होती है, पर जो भी है इसके आधे पैसे तो पब्लिक वेलफेयर में ही जाने वाले हैं। रजनी सर को अपने पूरे करियर में 41 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड के अलावा पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े अवार्ड्स भी शामिल है। तो अब आपको बताते हैं कि रजनी सर की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। वेटियन, इस फिल्म को तो वैसे मार्च 2024 में ही करके अनाउंस कर दिया गया था। फिल्म के डायरेक्टर होंगे अपने तीजे गनावेल और इसकी बजट 160 करोड़ तक बताई जा रही है। थलाइवर 171, सन पिक्चर्स वालों ने इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी थी। इसके डायरेक्टर लोकेश कनगराज हो सकते हैं और थलाइवर 171 के लिए अनिरुद्ध म्यूजिक देंगे और उनका काम तो अब विक्रम मास्टर, जेलर जैसी फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हो। वैसे इस फिल्म को लेकर एक रूमर भी मार्केट में आई थी कि ये एलसीओ की पार्ट हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो लोकेश की एलसीओ इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्स आराम से बन जाएगी। जेलर 2, जेलर की अपार सफलता के बाद नेल्सन ने खुद ही कंफर्म किया था कि जेलर की सेकंड पार्ट जरूर आएगी, लेकिन फिल्म से रिलेटेड कोई भी न्यूज अभी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो ये थी सुपरस्टार रजनीकांत की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इससे क्या सीखा, हमें जरूर बताना। और हाँ, रजनी सर से जुड़े 3 सवाल। नंबर 1, रजनी सर ने किस हिंदी फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था? सेकंड, रजनी सर की माँ का नाम क्या था? एंड थर्ड, इनके किस दोस्त ने इनके फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में फाइनेंशियली मदद की थी? तो भाई अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है और अगर आप भी रजनी सर के फैन हो तो आंसर जरूर देना है, क्योंकि आपके आंसर हमारे लिए काफी मायने रखते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।